अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहेंस कर रहे हैं। फिर जो लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिसे कहते हैं ना वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर। ये भारतीय सरकार ने 14 चोपर हेलीकॉप्टर थे और इसी तरह से मिसाइल थे जो बैरून ममालिक से खरीदे जाने थे। ये डील कैंसिल कर दी गई है और ये कहा गया है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, यानी भारत के अंदर बनी हुई दिफाई जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा और बैरून ममालिक से असलहा नहीं खरीदा जाएगा। इंडिया एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, और आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों हमने न्यूज़ सुनी थी कि तकरीबन ब्रह्मोस जो है हम पूरी दुनिया को बेचेंगे, और उसमें फिलीपींस और इस टाइप के साउथ चाइना सी में आसपास में जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हम बेचने की बात कर रहे थे, और उसमें फिलीपींस कस्टमर भी बन चुका है हमारा। अब यहाँ पर कमर चिमा का कहना है कि 7 से 8 कंट्री ऐसे हैं जिनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस। उसमें कई सारे नाम लिए हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जब एक कंट्री स्ट्रांग बनता है और इंडिया तो ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो उसको यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें भी करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका जापान को सिक्योरिटी देता है, साउथ कोरिया को सिक्योरिटी देता है ना। जैसे पूरी दुनिया के अंदर उसके कई सारे बेस बने हुए हैं कि उसको कहीं पर भी पहुँचना है वो बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। इंडिया भी उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहेंस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव, वो तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स टैंक्स गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा, और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे। इंडिया एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, और आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो। इंपोर्टर कहलाया जाता था, और आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि पहले अगर वो डिफेंस खुद को दे रहा था, अब वो दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा था कि वो भी अपनी कंट्री खुद को सेव कर सके, अपने लोगों को सेव कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो दूसरी कंट्री की, वो भी स्पेशली इंडिया हेल्प कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, इंडिया की फेम के लिए। वैसे हमारे पाकिस्तान में इंडिया को उस क्लास में नहीं रखा जाता, बट आई थिंक हमें इस चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को। अगर हम इस फील्ड में आए तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी नेशन पे भी और बाकी नेशंस पे भी बहुत अच्छा है। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। में इंडिया इस पोजीशन में हो जाएगा विद द अमेरिकन असिस्टेंस इन अ वे कि इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया के रास्ते में रुकावट नहीं होगी। व्हाटएवर इंडिया विल हैव एन एम्बिशंस इन द रीजन, सो इंडिया विल आस्क फॉर डेफिनेटली एन ऑटोनॉमी इन इट्स ओन रीजन। इंडिया अपने रीजन में जो है वो ऑटोनॉमी की बात करेगा, और ऑटोनॉमी की बात इस सेंस में करेगा कि वो कहेगा कि जी आप जरूर इस खिते में जो मर्जी प्लान करें, लेकिन हम भी जो अपने बायलैटरल ताल्लुकात इन ममालिक के साथ रखते हैं उसमें अमेरिका या बाकी कोई मुल्क जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सेंस में कि इंडिया अपने आप को देखें। आज तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, भले राफेल हो, भले F-400 हो, भले जो ड्रोन्स हो, HP ड्रोन्स फ्रॉम इसराइल से हो। सो इंडिया जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है। बाकी जो है वो इंडिया जो छोटे ममालिक हैं जिनके छोटे इससे बड़े इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर।
दूसरी कंट्रीज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, कहाँ से जो है इतनी ज्यादा मोटिवेशन और इतनी ज्यादा जो है मैन लेबर आ रही है, जो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है इंडिया? देखें, इंडिया फ्रेंकली स्पीकिंग इज़ ए गुड नेशन, लाइक हार्ड वर्किंग नेशन। तो आई थिंक हम लोगों को किसी भी चीज़ का, किसी भी नेशन का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग है, और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का नाम हो। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, हमारे पास लोगों के पास चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो गई, रॉ मटेरियल इतना महंगा है, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ तो क्या, आई डोंट नो, बट हमारे में ही नहीं आता ना, तो एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपिन को, ठीक है? उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फायदा होगा? क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। क्या भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी या भारत की जो मिसाइल सिस्टम है वो अच्छा होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज उनके साथ मतलब डील्स कर रही हैं, और उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है वो खरीदना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में? क्या आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी क्वालिटी का है? नो डाउट, देखें उनका जो बजट है, जिनका डिफेंस बजट है वो इतना बड़ा है कि वो अगर टेक्नोलॉजी खुद भी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको बाय कर सकते हैं, और जब वो कोई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो मैंने उनका ये खास तौर पे देखा कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जो है, देखें जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें, हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो, जिसे कहते हैं ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ ये देखना है कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है तो यहाँ पे इसको डील करना है, वो अमेरिकन के साथ अलहदा मिले हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में अलहदा इंगेज हो रहे हैं, और अफ्रीका और इंडिया का जो रीजन कॉम्पिटिशन है, आई मेट समवन हु केम फ्रॉम अफ्रीका, ही वाज अ पाकिस्तानी, तो उसने मुझे कहा कि ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल टू इन अफ्रीका, उसने कहा कि the real competition in Africa is between Chinese and Indians, and this is where they believe that कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन $912 मिलियन का जो लोन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है, और साथ ही साथ में $1.5 बिलियन की 2 क्रेडिट लाइंस दी हैं, एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से और दूसरी, बट इंडिया इज emerging as an option. So this is something that gives them an edge कि इंडिया एज एन ऑप्शन सामने आ रहा है। This is where everybody believes, even if ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं होगी, ये अफ्रीका में भी बात होगी, ये मालदीव्स भी सोचेगा, ये नेपाल भी सोचेगा, ये भूटान भी सोचेगा, ये और ममालिक भी सोचेंगे, ये अफगानिस्तान में तालिबान भी सोचेंगे कि भाई देखो हमें, वी नीड इंडिया, हमने, उन्होंने देखो उन्होंने माजी में यहाँ पे पैसा लगाया। आई थिंक दैट गिव्स देम एन एज, दैट गिव्स देम एन एडवांटेज, और ये एक का जो चीज है, ये दैट इज वरीसम फॉर द चाइनीज कि इंडिया अगर एज एन ऑप्शन इमर्ज करता है, नॉट एन ऑप्शन इक्विवेलेंट टू चाइना, बट एज एन ऑप्शन इमर्ज करना, जहां पे वो कंपैरेटिवली बेशक लोअर स्केल पे रह के भी compete कर सके और एज ए चॉइस इमर्ज हो सके फॉर द रीजनल कंट्रीज, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, एंड फॉर कंट्रीज लाइक श्रीलंका और फॉर पाकिस्तान, हम जो है वो हिस्टोरिकल चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि माजी में हम ऐसे थे, माजी में हम ऐसे थे। तो एक तरफ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंक करप्ट हो चुके हैं, बैंक रप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं।
दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, भारत ने पिछले साल से अब तक 47% इंक्रीज़ किया है एक्सपोर्ट्स में। पहले भारत ने जो है $100 बिलियन से तजावुज़ कर गई थी उनके एक्सपोर्ट्स, और अब उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 2022 तक वो $400 बिलियन से ऊपर चले जाएंगे इनके एक्सपोर्ट्स। क्या लगता है आपको कि कर पाएगा भारत? कर सकता है, क्यों देखें ना, अभी इसराइल, मैंने आपको पहले बताया ना कि अमेरिका, इसराइल, जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं वो इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एशिया में वो नहीं चाहते कि जी चीन जो है वो आगे आए। बेसिकली वो चीन का तोड़ वो इंडिया ला रहे हैं। देखो ना, हम तो पाकिस्तान से छोटा मुल्क हमारा। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है, सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं मज़ीद। तो चाइना इससे दूर हो जाएगा, चाइना श्रीलंका से इस तरह दूर होगा, और पाकिस्तान भी, क्योंकि और इंडिया श्रीलंका को क्या दे रहा है इसका कंपैरिजन में, एक ऐसा बेल आउट पैकेज $1.5 बिलियन का, जिससे वो डेट और फॉरेन एक्सचेंज की जो इस वक्त उसको क्राइसिस की सिचुएशन है वो उससे निकल जाए। बैंकरप्सी की सिचुएशन से उसको निकालने के लिए $900 मिलियन एड इंडिया उसको फ्राहम कर रहा है। ये है फ़र्क कि वो उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे या उनकी टाइज किससे स्ट्रेंथन होंगी। और फिर इससे ये भी, जिस तरह मैंने कहा कि चाइना जो उनकी मदद कर रहा है वो भी फिर पीछे चला जाएगा, और उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक भारत की तरफ से तमाम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने के, जिनसे नहीं भी थे उनसे भी जो है वो मजबूत करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं। अब वो उनको पता है कि जी चीन ने कल, अगर दुनिया में देखें ना, चीन की मौशरी इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीन जो चीज़ें पैदा कर रहा है वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है उनका सिस्टम, और हमारा दोस्त मुल्क भी है, लेकिन वो इंडिया, वो सिर्फ चीन का तोड़ जो है ना वो इंडिया लाना चाह रहे हैं। इसलिए वो तमाम यूरोपियन मुल्क जो है ना वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी यहूदी लाबी है पूरे दुनिया के अंदर, वो करें जी इंडिया को स्ट्रांग करें, इंडिया को आप चाइना के बराबर लेकर आएँ, ताकि चीन जो है वो ना खड़ा हो सके हमारे खिलाफ। बस ये बात है, और कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं। देखें पूरी यूरोप इस वक्त, तो वह पिछले साल से लेके अब तक 47% जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ किया है, और अब भारत ये क्लेम कर रहा है कि 2022 तक $400 बिलियन से ज़्यादा वो लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। आपको क्या लगता है, कर पाएंगे? अगर वो कह रहे हैं तो वो उन्होंने कर जाना है। क्यों? उसके पीछे भी वजह है कि वो कर रहे हैं ये काम, वो पहले ही टॉप 7 में है। अब वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि जो वो इससे ऊपर भी जाना चाहे तो वो जा सकता है, वो करेगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इस लिस्ट में आए। पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा ख़तरनाक है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट देगा, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है कि जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जापानीज पीएम ने पाकिस्तान को लताड़ दिया। अब पाकिस्तान को लताड़ना कौन सी बड़ी बात है? मतलब पहले एक समय था जब कोई भी कंट्री पाकिस्तान को कुछ कहने से पहले सोचा क्या करता था कि भाई पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था या फिर दुनिया की कई सारी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक का अनडिवाइडेड सपोर्ट था उसको। वेस्टर्न ब्लॉक मतलब यूरोप और अमेरिका की बात हो रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि पहले रशिया को भगाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट लिया, और दूसरा अगर आप देखो, दूसरी सिचुएशन अगर आप देखो यहाँ पर
तो ये जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, तो अब कोई भी कंट्री, छोटा मोटा कोई भी कंट्री पाकिस्तान की बजाकर चला जाता है। चाहे वो जापान तो वैसे भी बहुत बड़ा कंट्री है इकोनॉमी वाइज अगर आप देखा जाए तो, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है शायद। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोई भी लताड़ रहा है पाकिस्तान को आजकल। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ, और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है, इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है, तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में है उसको ख़त्म किया जाए, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स, एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने, हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है? जारी बात है, पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है, पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा, हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के हालात है। जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी से साथ टोक्यो में, तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान की, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विजिट हो, लेकिन वो हाई लेवल विजिट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए, और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन, ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असम पूरी दुनिया सिर ते चुक ले, और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है, और इसमें जारी बात है उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट पिट के मर गया हूं और कह गया हूं कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फोकस करो, खुदारा देखो वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी वहां पे जाके इंगेज करो अपने आप को। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। हमें कोई बंदा बता सकता है? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते, किसी को पता ही नहीं है ये सवाल भी करना है कि नहीं करना। अब मजे की बात देखें, जो आप अगर सिर्फ वो स्टेटमेंट देख लें जो 19-20 मार्च की, ये जो कशीदा साहब के जो विजिट की हुई है, ठीक है जी, प्रॉपर वो बात करते हैं जी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना भी है, जारी बात है वो।
हम जी शेयर्ड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं और हम कमिटमेंट करते हैं कि हम आइंदा भी स्टेबिलिटी लेके आएँगे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ये सारा कुछ। और हम जो है वो यूनिलैटरली चेंज करेंगे, स्टेटस को किसी को चेंज नहीं करने देंगे। वो ज़ाहिर बात है चीन को कह रहे हैं। और फिर आपको पता है इन्होंने 2+2 मीटिंग भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर्स की 2019 में भी। और फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। और हमारे मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखिए वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है, ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में। और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है। आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसा लगता है जब पूरी दुनिया ने गन मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है, अफ़गानिस्तान की वजह से। और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेनस्ट्रीम रोल मिल गया। और हम इंडो पैसिफिक की तरफ जाते नहीं हैं क्योंकि वो कहते हैं वो फाइन, वो तो इंडिया वहाँ बैठा हुआ है, तो मतलब छोटी सोच है, बड़ा सोचते ही नहीं है। फिर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के ऊपर वो किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, वो सारी की सारी वो इंडो पैसिफिक में इनिशियली है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर वो बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी नॉन मिलिटराइजेशन की हम बात करते हैं। सर आपको पता है कि जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 9 है जो कहता है कि बेसिकली वो जापान अपनी फौज नहीं रख सकता। और मेरे आजकल तो ये भी बात चल रही है कि हमें उस आर्टिकल को भी बदलना पड़ेगा, वो सोच रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है नॉर्थ कोरिया की डिस्टेबलाइज कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, लेकिन जो पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मार दिया उसके बारे में तो इंडिया बताता भी नहीं होगा। या जापानीज को हम बता सकते हैं, या अगर हमने बताया तो दुनिया ने हमारी क्या बात सुनी है। ये बातें हमें बड़ी बुरी लगती है ना, क्योंकि हम सवाल करते हैं। जब भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं होगा तो हमें बुरा लगेगा और कहेंगे देखो जी यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब हैं? क्या हमारी दुनिया में कौन मदद कर रहा है अगर इंडिया ने हमारे अंदर उधर मिसाइल मारा? इंडिया और वो तो बैठ के वहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। ओआईसी को जिस तरह स्नब किया इंडिया ने, किसी ने जवाब दिया? एफएटीएफ के ऊपर वो कह रहे हैं, उन्होंने जान के एफएटीएफ का नाम डाल दिया। जो पैरा 8 पढ़े आप जॉइंट स्टेटमेंट का। अच्छा, इसमें जो मेजॉरिटी डिस्कशन है वो तो है ही सारी इन्होंने ये की हुई है। फिर वो कहते हैं जी कि हम तो हाई लेवल ओपन डिबेट करेंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। और 2000 जो है वो जापान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा नॉन परमानेंट सीट फॉर द यूएनएससी 2023-2024 के 23-24 की। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह, ठीक है वो तो पाकिस्तान भी खैर नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का, आजकल इंडिया का टेन्योर मेरा खत्म हो गया। और फिर देखिए न्यूक्लियर के हवाले से क्या हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो इंडिया की मदद की जाती है, उसके लिए प्लानिंग हो रही है। इसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो सीटीबीटी के ऊपर बात की कि जी इसमें हम जो है वो, और फिर एफएमसीटी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ रेटिंग के ऊपर बात हुई। इसकी सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको समझना चाहिए। और वो कहते हैं जी कि हम टोटल एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि जापान के ऊपर तो अमेरिका ने हमला किया हुआ है, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो तो सभी ये कहते हैं हम एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। और जनाब हम चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड ट्रीटी साइन की जाए, इसको एनफोर्स किया जाए एफएमसीटी को। लेकिन कभी ये तो जापान को सूट करता है, क्योंकि जापान को पता है कल को चाइनीज ना हमें मार दें। इंडिया को तो सूट नहीं करता, लेकिन क्योंकि उनको पता है बस कहने की हद तक क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आगे आ जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ दोनों ममालिक ने। और वो COP26 के ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर कि जो है वो क्या उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है। और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो।
अब देखें कि ये जो है वो जो कि ये जब चाइना के जापान के प्रेसिडेंट जो थे शिंजो एबे साहब, उनके दौर में एक डिस्कशन हुई कि तकरीबन कुछ 3 या 5 ट्रिलियन युआन की जो है ना इन्वेस्टमेंट टारगेट जो था उसके ऊपर बात हुई थी और वो काफ़ी हद तक इन्होंने अचीव कर लिया हुआ है। अब मज़े की बात देखें इसमें कि इंडिया वो जो है एक बड़े पैमाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो इस रिपोर्ट की पे डिस्कशन के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पहुँचे हुए थे और उन्होंने ही इस इजलास की सदारत की। अफसोस इस बात पे होता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाएं। जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल के अंदर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे जानबूझकर लगाए। उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि ये गिरोह पाबंदी के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं, इनके हाथों पर खून से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जिक्र किया पठानकोट का, मुंबई अटैक का और पुलवामा का। पाकिस्तान को धमकिए, देख रहे हैं हम, तुम क्या करोगे, और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, अब सबसे ज्यादा आपको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान में 70 to 80% आपको टेररिस्ट वहां मिलेंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे कोई लखवी हो, चाहे वो इंडिया से भागे हुए हो, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे मतलब जो भी हो, उनका उन सबका अड्डा पाकिस्तान में है। और लश्कर तैयबा और ये जो दो बड़े आतंकवादी ग्रुप है जो बनाया है, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया उतना ताकतवर हो चुका है और इंडिया को भी इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि भाई चाहे यूएन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप का कोई भी और कंट्री हो, वहां जाकर जब इंडिया स्पीच डिलीवर करता है तब उसका जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर आता है। एक समय पर क्या था कि ऐसा हुआ करता था कि जब इंडिया लश्कर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम लेकर हाफिज सईद और ये मौलाना मसूद अजहर का नाम जब लिया करता था, कोई सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन उसको खड़ा करने वाला तो अमेरिका ही है, लेकिन कोई इसको सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन अब ऐसा है कि मजबूरी में लेना पड़ रहा है। यहाँ पर यही सारी बातें हो रही है। इसी के साथ की वीडियो शुरू करते हैं। जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल के अंदर बड़ी ज्यादती की। सलामती कौंसिल में उल्टा इल्जामात पाकिस्तान पे जानबूझकर लगाए, लेकिन उसी भारत ने उसी पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया। अब जयशंकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, इससे दीगर दहशतगर्द जमातें फ़ायदा उठा सकती हैं। उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि ये गिरोह पाबंदी के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं। ये जब कहते हैं तो पाकिस्तान पे एक्चुअली इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हमारे करीबी पड़ोस में दाइश ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है और मुसलसल अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात ने कुदरती तौर पर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती दोनों के लिए आलमी खदशात को बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ ममालिक हमारे इज्तिमाई अज़म को कमज़ोर करते हैं, इनके हाथों पर खून से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जिक्र किया पठानकोट का, मुंबई अटैक का और पुलवामा का। ये वो 3 हमले हैं जो बड़े हमले जिनको भारत कहता है हमारे पर हुए गुज़िश्ता 1 दहाई या 15 साल में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास था जिसमें यूएन सिक्योरिटी जनरल की जो 13th रिपोर्ट थी दाइश पे, वो कंसिडर हो रही थी।
और आप जानते हैं कि आजकल UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत है वो भारत के पास है, और इस रिपोर्ट की पे डिस्कशन के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही इस इजलास की सदारत की। इजलास के ख़त्म होने के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू हुई जिसमें ये कहा गया कि जो टेररिज्म का इशू है वो उसको होलिस्टिकली देखा जाए और चेरी पिकिंग ना की जाए। बिल्कुल बात दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो आरा हो नहीं सकती। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि दाइश का जो इन्फ्लुएंस है या जो उसकी पहुंच है अफ्रीका में बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि दाइश के जो फैलाव है उसका अफ्रीका में उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन प्रेस स्टेटमेंट तो चले इशू हो गई, फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो वहाँ पे थे या ऑनलाइन थे उन्होंने अपने अपने ख़दशात का इजहार भी कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर जो है उसको तनक़ीद का निशाना बनाएं। उन्होंने अपनी तकरीर में जहां इस रिपोर्ट की बात की UN सेक्रेटरी जनरल की, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने ज़िक्र किया और अफ़गानिस्तान में उन्होंने वही बातें की जो हम उनकी जिसे तवक्को रख सकते हैं कि तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके आने से हालात बिगड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे हक्कानी नेटवर्क जो इस वक्त भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल है UN की, उनको बहुत खुली छूट मिल गई है। और साथ साथ जो इस किस्म की तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, इनको भी तालिबान में अब सेफ़ हेवन्स मिल गए हैं और वहाँ पे ये अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे और फिर इनको कुछ ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है। उनका इशारा यकीनन पाकिस्तान की तरफ था। अब देखना ये है कि तालिबान कब अपनी हुकूमत बनाने के बाद, क्योंकि जयशंकर ने एक और प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तालिबान के साथ इंगेजमेंट करेंगे नहीं करेंगे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल तो वो इस सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से दुनिया भर जो है वो तालिबान को रिकग्नाइज़ न करें, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़। वो अपना ज़ोर ये भी लगा रहे हैं कि चाइना और रशिया भी ना करें ताकि तालिबान के लिए गैर मुस्तहकम सिचुएशन रहे। और फिर वो ये भी कोशिश करेंगे कि अमरुल्लाह साले वगैरह जो लोग हैं ये एक गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बना लें ताकि जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो सेटल ना हो, अफ़गानिस्तान के मामला इसी तरह ही रहें और दुनिया भर कंडेम ही करता रहे तालिबान को, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर रहे। दूसरी बात है कि जब आप सैंक्शंस करेंगे तो आपको पता है डिस्टेबलाइज, पैसे कम है, बैंक्रप्सी है, स्टारवेशन के नजदीक जा सकते हैं जब तक उन्होंने अपने आप को रिकॉर्गनाइज नहीं किया। ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर नो रिकग्निशन, सैंक्शन, ये वो, पाकिस्तान को धमकिए, देख रहे हैं हम, तुम क्या करोगे। और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। खुदा के लिए लुक एट देयर गेम। लेकिन हिलाल साहब इस बात की क्या गारंटी है? अंधे हैं, ठीक है, लेकिन हिलाल साहब इस बात की फिर भी क्या गारंटी होगी कि वहां पर दहशतगर्द तंजीमें ना पनप सके? दोबारा से TTP के ऊपर भी बातचीत हो रही है, उनके भी लोग रिहा कर दिए उन्होंने, तो पाकिस्तान के लिए इस तरह से ना कोई मसला बन जाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों हम सबको पता है कि पिछले दिनों भारत की तरफ से एक अनआर्म्ड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद भारत ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया यहाँ पर इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में कि भाई हमारी तरफ से ये एक ह्यूमन एरर हुई है, माल फंक्शन हुआ है।
तो सिचुएशन ये हुई है कि एक मिसाइल यहाँ से निकल गया है, मतलब निकल गया था, उसके बाद एक प्रेस रिलीज यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, स्टेटमेंट जारी की गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि आप अगर देखो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या फिर अजीत डोभाल हो, ये सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आज नहीं तो कल हम पीओके अपना वापस लेके रहेंगे। हो सकता है कि इसकी प्रैक्टिस हो और प्रैक्टिस में देखने की बात हो कि भाई कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या अवेलेबल है, क्या ये जो है मतलब पाकिस्तान यहाँ पर डिफेंस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। मतलब डिफेंस कर पाएगा इन द सेंस हमारी जो मिसाइल यहाँ पर जाएगी उसको रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा। और रिजल्ट तो यही पता चलता है कि 3, साढ़े 3 मिनट 4 मिनट वहां पर घूमने के बाद भी उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की किसी भी जगह पर हमारी मिसाइल से अगर अटैक करना है तो 3 से 5 मिनट ही लगते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी कर लिया इंडिया ने तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं, ये जानबूझ के सुरसरी छोड़ी गई है? जो गवर्नमेंट देखिए, ये जो मिसाइल्स वाली बातें आती है, इसमें एनालिसिस वाला विषय होता नहीं है, ये तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस में एक मेल फंक्शन हुआ जिसके कारण ये गया। देखिए ऑफिशियल स्टैंड तो आप जानते ही है, मेंटेनेंस मिस फंक्शन उसके कारण हुआ। अब चीमा साहब मजे की बात ये है, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 पे स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स विच एनी टारगेट इज अवे। अब इसमें मजे की बात ये है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए अगर ये उठती है, यहाँ उठती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निकली। देखिए जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसको हैवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इस पे। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूं इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं की, जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनाम थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता, तब आप बोलते हैं कि आप वेट कर रहे थे ये फटेगा तब बड़ा लगेंगे।
भाई एक और बात बताएं, मुझे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई मेरी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस कि कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। तो डू यू थिंक कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने सुनी है ऑलरेडी, मतलब ये जो बातें आप कह रहे हैं कि जो अमित शाह साहब ने कहा था, पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि लेंगे हम ना, तो ये क्या उसकी कोई तैयारी हो रही है या कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि हम तैयार रहे हैं आज़ाद कश्मीर वगैरह पे इंडिया हमला कर सकता है, कि ये पॉलिटिकल जो रेटरिक है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। 2019 में एक स्ट्राइक हुई, ये मिसाइल छूट गया, पिछली डेलिब्रेट हुई, ये गलती से छूट गया, तो और 7 पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो हाउ शुड वी रीड इट एंड हाउ डू यू रीड इट? देखिए चीमा साहब, अब देखिए मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ 135 करोड़ की जनता में। अगर आप ये सोच कि भाई मुझे पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, पीएमओ क्या कर रहा है, साहब मेरी क्या औकात, मैं तो चींटी जितना हूँ। आप बताइए, आप बता रहे मुझे जी माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा, मेरे को कहाँ से पता होगा सर क्या प्लान कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो ये इस पे डिस्कशन करना बेकार है, मतलब इस पे मैं क्या कमेंट करूँ, क्या प्लान कर रहे नहीं कर रहे, कि क्या ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डाला गया, ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। बट हाँ, जो भी प्लानिंग है हो रही होगी, चल रही होगी। अब हम जैसे छोटे लोगों को साहब जिनकी कोई औकात नहीं, उन्हें कहाँ पता लग रहा चीमा साहब, उन्हें कौन बता रहा, आप बताइए, मुझे पता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ना मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। वो आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, नीदर आई डू आई कंफर्म नीदर डू आई डिनाई, दैट इज द आंसर। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये देखें आप एक सॉवरन मुल्क हैं, नरेंद्र मोदी साहब के पास हर आए रोज जो है वो बड़ी पावर शावर आ रही है, लोग उनको बड़े वो पॉपुलर लीडर हैं, वो वोट उनको पढ़ रहे हैं, और उनके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम ये करेंगे लेंगे। तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब दिस इज, डू यू थिंक ये यूरोप की तरह एक यहाँ पे भी जंग शुरू होने वाली है? नहीं चीबा साहब, देखिए हम जंग में तो विश्वास करते नहीं, हम जंग में विश्वास करते नहीं, हम तो किसी की धरती पे हमला करते नहीं। देखिए, पर अब ये जो पाकिस्तान के अंदर डर है, क्या आप पैरानोया के बिजनेस फिर चला रहे हैं कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, कि किसी की हुकूमत बचा रहे हैं या किसी की हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी खबरें उड़ाई जाती है चीमा साहब, या तो हुकूमत किसी की बन जाती है, किसी की पलट जाती है। अब ये जो खबरों का आर्किटेक्ट है, ये जाने खबरा क्या है। बेस्ट चीज है खबर फैला दो जी, मोदी जी हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमला कर रहा है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को टच करने के लिए हमारे को तैयारी देखने के लिए मिसाइल लगाया गया था। बट एक सवाल जरूर फिर भी उठाऊंगा, 3 मिनट 47 सेकंड तक इंटरसेप्ट किया नहीं हुआ, वो अलग सवाल है। पर चीमा साहब, ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, और मुझे लगता है आपकी इंटेलिजेंस भी होगी, आपका सैटेलाइट सर्वेलेंस भी होगी, ये जवाब तो वो दे पाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब जो एक कॉमन आदमी की जो पब्लिक फोरम है चीमा साहब, वहाँ ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी मतलब दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज व्हाट आई नो। किस्सा खानी बाजार के करीब कूचा रसालदार में मस्जिद में धमाका हुआ, 30 अफराद शहीद हुए। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। कुछ दिन पहले जो है वो कोयटा में ब्लास्ट हुआ और आज पेशावर में, और ये गैर मुल्की साजिशें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई हुई है। स्टाइल ऑफ अटैक है IS खुरासान प्लस TTP, ये दोनों इस तरह के हमलों में मुलविस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पिछले दिनों पेशावर में हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और ये पेशावर के साइड बम धमाके होना या फिर कहे कि आतंकवादी हमले होना पाकिस्तान के अंदर अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये भी कई बार पता नहीं चलता कि भाई TTP ने करवाया है या फिर किसी और ग्रुप ने करवाया है, और होता कई बार ये है कि करवाया किसी और ने होता है और TTP यहाँ पर ये सारा क्रेडिट ले जाती है कि भाई हमने यहाँ पर अटैक करवाया है। अब सिचुएशन ये है कि पहले रशिया को अफगानिस्तान से भगाने के लिए, फिर मतलब उस समय बहुत सारे जिहादी क्रिएट किए पाकिस्तान ने, उसके बाद कई सारे आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट किया कि रशिया चला जाएगा, बहुत सारे पैसे आ रहे थे, तो उस पैसे के सामने अपनी अकल नहीं लगाई पाकिस्तानियों ने। अब उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई वही सारे जिहादी पाकिस्तान में रह गए, अफगानिस्तान में रह गए, और उन्होंने फिर अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बनाए।
आज वही पाकिस्तान, आज वही सारे आतंकवादी ग्रुप जो कि इंडिया को भी उन्होंने परेशान किया, लेकिन आज वही आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल पर परेशान कर रहे हैं। ऊपर से टीटीपी वाला तो सिचुएशन है ही। पाकिस्तानी मीडिया में कई बार इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन बॉर्डर के कई सारा एरिया है जो कि टीटीपी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का मोरल डाउन ना हो जाए इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में इसको दिखाया नहीं जाता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पेशावर धमाके की मजम्मत। और ये दहशतगर्दी का एक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये गैर मुल्की साजिशें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई हुई है। लोगों को एक आंख नहीं भाता कि ये मुल्क अमन और पीस में तरक्की करे और आगे इस मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार है। ऐसे मौके पे इतना बड़ा वाक़या जो है, दिल हिला देने वाला वाक़या। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। कुछ दिन पहले जो है वो कोयटा में ब्लास्ट हुआ और आज पेशावर में किस्साखानी बाजार में जो है आज सुबह को एक ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद तकरीबन अभी तक जो फिगर्स हमें मिली हैं उसमें 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं, शहीद हो गए हैं वो, क्योंकि मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट किया गया। लोग जुम्मे का दिन है आज और लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो जाहिर है रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था और वहाँ पे इस तरह से ब्लास्ट हुआ और तकरीबन 50 के करीब लोगों को बताया जा रहा है जो कि जख्मी हैं। और इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो हादसे हैं वो पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले फोकस करेंगे और हम इस पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। जहाँ तक हम अगर शेख रशीद साहब की बात करें तो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है उनका कहना है कि इस बारे में कोई हाई अलर्ट या इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी, कुछ नहीं बताया गया था और अचानक से ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो भी अपना कहना चाहिए प्रोटेस्ट लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। क्या ये उनको रोकने के लिए है या ये सब कुछ हमें इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि हमने अफगानिस्तान का जिस तरह से साथ दिया ये उसका रिजल्ट है। लंबे अरसे के बाद नजर आ रहा है कि पेशावर के अंदर जो है इस तरह का हमला हुआ है। इससे पहले हम आदी हो चुके थे। आज से अगर 7-8 साल पुरानी बात करें तो हम इस तरह के हमलों के आदी हो गए थे कि सखानी बाज़ार हो, यूनिवर्सिटी टाउन हो या यूनिवर्सिटी रोड हो या पेशावर के बाकी इलाके हो, वहाँ पर ये एक रूटीन मैटर बन गया था। लेकिन अगर 2014 के बाद देखें या 15 के बाद देखें तो इसमें बहुत हद तक कमी, बल्कि 16-17 के बाद तो शायद इस तरह का कोई हमला रिकॉर्ड पर नहीं है कि पेशावर सिटी के अंदर हुआ हो। पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, छोटे बड़े हुए भी हैं, लेकिन इस तरह का हमला जो है नहीं हुआ। इससे पहले 2005 से लेकर 2013 तक ये जो तकरीबन 7 से 8 साल का जो ड्यूरेशन रहा है, फेज़ रहा है, उसमें ये वाला तरीक़ाकार जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा और अभी तक इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की। लेकिन जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है वो 2 लोगों का ये मतलब वे जो स्टाइल ऑफ अटैक है, ISIS खुरासान प्लस TTP, ये दोनों इस तरह के हमलों में मुलव्विस रहे हैं। और एक छोटी सी चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ, क्योंकि लश्कर जंगवी, जैश और इनके जो लोग हैं वो ISIS को ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेरे ख्याल अब कोई छुपी हुई बात, ढकी छुपी बात नहीं है। और इनका एक स्टांस ये रहा है कि जो हमारे शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट करना इनका बड़ा ख़ास किस्म का वो रहा है। एक जिसे कहते हैं एक नैरेटिव है इनका कि ये लोग ये वाले अटैक्स जो हैं ये तसलसल के साथ ये करते हैं। अफसोस के साथ ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। और जब अफ़गानिस्तान में 2021 में टेक ओवर किया गया अगस्त में तालिबान की तरफ से, और फिर जो लोग वहाँ पे थे जेलों में उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद उन्होंने आपस में एक जिसे कहते हैं कि मिल गए आपस में, एक पूरा जॉइंट वेंचर बना। TTP के कुछ लोग, ISIS खुरासान के, लश्कर के और इस तरह के जैश के लोगों ने मिलकर एक नई जिसे कहते हैं कि स्टाइल ऑफ अटैक जो है उन्होंने मिलकर बनाया और ये उसकी एक
बड़ी भयानक किस्म की पिक्चर मैं कहूँगा, ख़तरनाक किस्म की मैं पिक्चर कहूँगा, जो इस वक्त हमें पेशावर में नज़र आ रही है। अफ़सोस हो रहा है उन लोगों के ऊपर कि जो कहते हैं कि यार हमने इनको ख़त्म कर दिया, उड़ा के रख दिया, लेटा के रख दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या जिस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया तो नहीं पता चला हमारे इदारों को या हमारे पॉलिसी बनाने वाले लोगों को कि यार ये वाली चीज़ ये लोग कर सकते हैं और ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं, दोबारा से ये आपस में मिल रहे हैं और एक नई ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि हमें फ़िलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर, क्योंकि ये चीज़ जो है सबसे पहले हमारा तो कह कर बात कर करके जैसे कहते हैं हमारे गले सूख गए, गले बैठ गए कि इन मदरसों को कंट्रोल कीजिए, इसमें से ही सुसाइड बॉम्बर्स निकाल रहे हैं, इसमें से ही बच्चों को गलत बात सिखा रहे हैं और ये अपने आप को, वरना एक इंसान अपने आप को किसी किस्म का एक छुरी लेके भी कट लगाने की सोचे तो वो रुक जाता है कि दर्द होगा, लेकिन इनके जहनों में इस कदर इन्होंने जो भर दिया है एक ऐसी जन्नत जो किसी ने नहीं देखी उसका, और साथ साथ ये कि जी बड़ा कोई आप नेक काम कर रहे हैं अगर आप किसी ऐसे को मार रहे हैं जो आपकी तरह नहीं सोचता, तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि ये चीज़ कंट्रोल हो पाए और हम मज़ीद इस तरह के हादसे नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं उसी तरह से मुझे भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है।